केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्शन बताए थे तू लोग को HCN के साथ रिएक्शन है ना। और एक बताए थे तू लोग को हम NH2OH के साथ बताए थे शायद। ऑक्जाइम बताए थे। ठीक है। तो चलिए साइनोहाइड्रिन बता दिए थे और हाइड्रोक्सिलामीन बता दिए थे। अब अगला रिएक्शन हम बता देते हैं। देखोगे ध्यान से। हम बताए थे कि लिखेंगे कैसे हम लोग, तो CHO लिखेंगे और यहाँ पे तुम्हारा CHOH 4 बार लिख देंगे। CHOH 4 बार, ठीक है। और यहाँ पे CH2OH। और इसका रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं HI के साथ और हीट करेंगे। तो देखो जी, HI को बाप रिएजेंट कहते हैं। याद रखना इस बात को कि HI को बाप रिएजेंट कहा जाता है। ठीक है जी। तो तुम देख सकते हो ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये कन्वर्ट कर जाता है हेक्सेन में। CH3 CH2 CH2 जितने कार्बन है सारे के सारे, देखो ये हेक्सेन बन गया टोटल। तो याद रखना नॉर्मल हेक्सेन कहेंगे इसको। तो ध्यान रखना इस बात को कि ग्लूकोज का जब हम लोग ग्लूकोज का HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है नॉर्मल हेक्सेन में। ठीक है। चलिए, तो इसको लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। प्रोलॉन्ग्ड NCERT का लाइन है, ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ HI। लंबे समय तक जब HI के साथ इसको हीट किया जाता है तो क्या होता है, ये ग्लूकोज हेक्सेन में बदल जाता है। इट फॉर्म्स नॉर्मल हेक्सेन। ये नॉर्मल हेक्सेन में बदल जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और सारे के सारे 6 कार्बन एटम जो होंगे वो स्ट्रेट चेन में रहेंगे। ऑल द 6 कार्बन एटम्स, all the 6 कार्बन एटम्स are present in straight chain. Atoms are present in straight chain. In straight chain. स्ट्रेट चेन में रहता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे जितने भी कार्बन थे CH2 CH 4 बार यहाँ पे है और 1 बार यहाँ पे, तो 1 और 4 5 और 1 6 और 6 मिलाकर के ये सब हेक्सेन में बदल गया। मतलब सारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर गया। कल बताया था तुम लोगों की HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक है, साइनोहाइड्रिन बनता है। और जब NH2OH हाइड्रोक्सिल के साथ कराते थे तो ग्लूकोक्साइम बना था। ये दोनों रिएक्शन हम आपको बता दिए थे, इसको सीख लीजिएगा ठीक से। चलिए, इसके बाद एक और रिएक्शन लेते हैं हम लोग और उसका रिएक्शन कराते हैं Br2 वाटर के साथ। तो देखो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH और CHOH 4 बार। ग्लूकोज को बार बार हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं क्योंकि ये आसान है लिखना ऐसे। CH2OH, तो जब इसका रिएक्शन हम लोग कराएं Br2 वाटर से तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन के चलते ये जो है एसिड में बदल जाता है। तो जो C डबल बॉन्ड OH था वो C डबल बॉन्ड OOH हो जाता है। और बाकी ग्रुप सब ऐसे ही रह जाते हैं। तो आपको कल भी हम बताए थे कि रिएक्शन करने वाला ग्रुप CHO है, ये वाला ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये वाला तुम्हारा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का रिएक्शन जब कराया जाता है Br2 वाटर से तो वो तुम्हारा ग्लूकोनिक एसिड में बदल जाता है। इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है। ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। 6 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में ये बदल जाता है।
ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। और ये किसके साथ रिएक्शन करने पे ऐसा हुआ है? ऑन रिएक्शन विथ ए, रिएक्शन विथ ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विथ ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन वाटर लिया गया है। ठीक है, जो इसको एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में बदल सकता है। तो इसको याद रखना होगा। और ये इंडिकेट भी कर रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ये कार्बोक्सिलिक में चेंज हो गया तो ये प्रूफ भी कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट ये अल्डिहाइड है, इट इज एन अल्डिहाइड, ग्लूकोज इज एन अल्डिहाइड। तो लिखोगे कि व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोनिक एसिड which indicates that it has a aldehydic group, it has an aldehydic group। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग का मतलब, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी नहीं है, बहुत कम बहुत कम भी नहीं है, मतलब बीच बीचवा बोल सकते हो एक तरह से। तो जो मतलब ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, बहुत तगड़ा भी नहीं है, बहुत स्लो भी नहीं है। ठीक है, ये लाइन जो हम लिख रहे हैं ये बोर्ड में पूछता है कि कैसे ये प्रूफ कर सकते हो कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। दिस इंडिकेट्स दैट द कार्बोनिल ग्रुप, सीएचओ ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। द कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द ग्लूकोज, प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। अब देखो जी, अब पहला वाला में अगर डाउट है आप लोग को कि कैसे ये हो गया है, तो देखो सारे सारे जगह ये रिडक्शन हुआ है एक्चुअली में। एच आई ने रिड्यूस किया है, जितना ऑक्सीजन है सारे ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दिया गया, सारे ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दिया गया और उसके जगह पे हाइड्रोजन लग जा रहा है। जब तुम स्ट्रक्चर को ओपन करोगे तो ज़्यादा बेहतर तुम्हें समझ में आएगा कि सारा ऑक्सीजन गायब हो गया और उसके जगह हाइड्रोजन लग जा रहा है। तो जितना हाइड्रोजन का जरूरत है सब आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो, ये डबल बॉन्ड से O जुड़ा है तो ये ऑक्सीजन जाएगा, दूगो हाइड्रोजन लगेगा उसके जगह पे। तो दूगो हाइड्रोजन यहाँ और एगो H यहाँ पे है, तो तीन गो H हो ना गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 है, तो यहाँ पे ये OH हट जाएगा और एक H लग जाएगा, तो CH3 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी चार गो OH है तो चारों OH हटेगा, चार गो H लग जाएगा, तो CH2 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 चार बार हो गया। तो इस तरह से देख सकते हो कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बाप रिएजेंट लिखे हैं इसको, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये रिड्यूस करता है। तो ये ग्लूकोज को रिड्यूस करके और नॉर्मल हेक्सेन में बदल दिया। ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन वाटर बन के निकल जाएगा, जहां भी ऑक्सीजन होगा वो वाटर बन के निकलेगा। कैसे? देखो, यहाँ पे दूगो हाइड्रोजन देंगे ऑक्सीजन को और दूगो दूगो हाइड्रोजन देंगे ये कार्बन को, तो कार्बन भी खुश ऑक्सीजन भी खुश, और आपस में बॉन्ड तोड़ लेंगे, और बॉन्ड तोड़ेंगे तो दूगो H लेके वो गया, दूगो H लिया ये, तो ये CH3 बन गया, वो H2O बन गया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, सब H2O बन के रिमूव हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको दो रिएक्शन यहाँ पे बताया कि HI के साथ रिएक्शन करने के बाद ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है, और जब Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो ग्लूकोनिक एसिड में बदल जाता है। और ये इंडिकेट भी कर रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन जब कराएंगे तब क्या होगा? तो जब स्ट्रॉन्ग से कराओगे ना, तो तुम्हारा, इस बार हम थोड़ा सा सीधा ही ले लेते हैं, सीधा में ज्यादा तुम लोग को फील आएगा। देखो जी, HOH OH HOH HOH
HOH। देखो हम पिछले केस में क्या बता रहे थे, पिछले वाले केस में जब HI लिए थे तो बता रहे थे तुम लोग को कि यहाँ से इसको हटाएंगे, एक H इसको देंगे, एक H इस कार्बन को देंगे, तो वो H लगे H2O बन जाएगा और इधर H लग जाएगा। तो इसीलिए सब लोग तैयार हो जाएगा, क्योंकि H का बंटवारा ठीक है, दोनों लोगों को एक एक H मिल रहा है, तो इसीलिए कोई झमेला नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पिछले वाले रिएक्शन में H2O बना के निकाल दिए हैं, हर जगह से H2O निकलेगा, यहाँ से भी H2O निकलेगा। तो क्लियर हुआ ना बात। ब्रोमीन वाटर ही बोला जाता है उसको, Br2 प्लस H2O को ब्रोमीन वाटर बोला जाता है, Br2 वाटर लिखते हैं। चलिए इस बार हम लोग नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं। तो नाइट्रिक एसिड जब लेंगे ना, तो ये ग्लूकोज डायरेक्ट जो है वो तुम्हारा सैकरिक एसिड में बदल जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखना इस बात को, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये बदल जाता है किस में, C डबल बॉन्ड O OH में, और फिर तुम्हारा हो जाता है HOH OHH। बाकी में कोई चेंज नहीं है, समझ सकते हो सब। HOH HOH 1 2 3 4 5 और CH2OH। तो बाकी में कोई चेंज नहीं है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, अच्छा सॉरी, नीचे वाला भी कार्बोक्सिलिक में ही बदल जाता है। तो देखो जरा नीचे वाले को भी कार्बोक्सिलिक में बदल दिया जाए, तो देखो इसको कहते हैं सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड, SACCHARIC, सैकरिक एसिड कहते हैं इसको। ठीक है, मोनोसैकेराइड, सैकेराइड सुने थे ना तुम लोग। तो ग्लूकोज का जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराया जाता है, HNO3 के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो ये तुम्हारा इस सैकरिक एसिड में बदल जाता है। या ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड याद है तुम लोग को, ग्लूकोनिक एसिड भी ले लेंगे, C डबल बॉन्ड O और OH होता है, और बाकी कोई चेंज नहीं है, HOH, फिर तुम्हारा OHH, फिर तुम्हारा HOH, और फिर तुम्हारा HOH, और फिर लास्ट में CH2OH। तो ये देखो ये ग्लूकोनिक एसिड है। तो ग्लूकोनिक एसिड अभी जस्ट हम बताए थे कि Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करने से ग्लूकोनिक एसिड बनता है, और ग्लूकोनिक एसिड को भी अगर तुमने HNO3 दे दिया तो ये फिर से सैकरिक एसिड में बदल जाएगा। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड है। तो याद रखना इस बात को कि नाइट्रिक एसिड डालने से ग्लूकोनिक एसिड भी बदल जाता है सैकरिक एसिड में, और ग्लूकोज भी बदल जाता है सैकरिक एसिड में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तगड़ा है। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसका लैंग्वेज लिख देते हैं, ऑन ऑक्सीडेशन विथ, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ एड ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें दो कार्बोक्सिलिक है, इसीलिए इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और उसका नाम है सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड। ध्यान रखिएगा। और ये क्या प्रूफ कर रहा है, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा ये लाइन, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल
A primary alcohol in alcohol OH group is present in ग्लूकोज। तो ये आपका प्रूफ कर रहा है कि अल्कोहल भी प्रेजेंट है, क्योंकि देखो बाबू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं, तब देख रहे हो कि ये अल्कोहल OH भी COOH में बदल गया है। और अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में बदलना इतना आसान काम नहीं है, बहुत टफ चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जब हम लोगों ने कराया नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन, तो ये वाला OH भी COOH में बदल गया। और यहाँ से भी तुम देख सकते हो कि ये वाला OH भी किस में बदल गया, कार्बोक्सिलिक में बदल गया। तो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में बदलना, इसका मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है। तो ये जो हरा से हम लिखे हैं, या पहला पेज पे भी जो हरा से लिखे हैं, ये दोनों बात याद रखिएगा कि ये टेस्ट की तरह काम कर रहा है कि कैसे प्रूफ करोगे कि ग्लूकोज में अल्कोहल होता है। तो तुम्हें ये रिएक्शन दिखाना होगा। तुमसे पूछा जाए कैसे प्रूफ करोगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, तो तुम Br2 वाटर वाला रिएक्शन लिख दोगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाइड्राइड के साथ। ठीक है, तो CHO HOH, ठीक है, OHH, फिर तुम्हारा HOH, फिर तुम्हारा HOH, और इसके बाद से 1 2 3 4 5 CH2OH। देखो जी, इसका रिएक्शन हम लोग को एसिटिक एनहाइड्राइड से कराना है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखो एसिटिक एनहाइड्राइड का जितने लोगों को डायग्राम नहीं पता है, स्ट्रक्चर नहीं पता है, वो ध्यान से सीखो लोग। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। ठीक है ना, एकदम आराम से इत्मीनान से समझिएगा, थोड़ा सा रिएक्शन ये टफ है। तो रिएक्शन होता कैसे है, देखिए सबसे पहली बात कि ये अल्डिहाइड ग्रुप रिएक्शन नहीं करता है इसके साथ, इसके साथ ये वाला ग्रुप रिएक्शन करेगा, OH वाला ग्रुप। अब करेंगे क्या हम लोग कि यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, यहाँ से भी तोड़ सकते हो, बात में कोई फर्क नहीं है। देखो जी, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो तुमको मन करे तो तुम इन दोनों को भी तोड़ सकते हो, दोनों एक ही तरह का ग्रुप है। और यहाँ से भी बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो जब यहाँ से हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे रेड रेड दोनों, एक H का इलेक्ट्रॉन है, एक O का इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ से भी तोड़ देंगे बॉन्ड को, यहाँ से भी तोड़ेंगे, यहाँ से भी तोड़ेंगे, और यहाँ से भी तोड़ेंगे। अब समझिएगा, ये एक बार नहीं लेंगे, 1 2 3 4 5, इसका हम 5 मोल ले लेते हैं। तो ये 5 को मेरे पास हो गया, 5 को ये वाला ग्रुप हो गया, और 5 को ये वाला ग्रुप हो गया। अब ये ग्रुप जो है वो जैसे ही हटेगा तो सब में HH आके लग जाएगा, और ये वाला पूरा ग्रुप हटेगा जैसे ही ये वाला, ये 5 बार हटेगा। देखो 5 ग्रुप लिए हैं, तो ये जैसे ही हटेगा तो इसके जगह पे H लग जाएगा, यानी एसिटिक एसिड बन के ये बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट कुछ मेरा ये इस तरह से बन रहा है, ध्यान देना सब। C डबल बॉन्ड OH तो वैसे ही रह गया, यहाँ पे OCOCH3 देख लीजिए, यहाँ H हटा है और COCH3 ग्रुप लगा है। तो H कहाँ गया भाई, इस O के बगल में आया, इस O के बगल में, तो वहां से बन गया मेरा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना, और H यहीं पे रह गया। चलिए नेक्स्ट केस में H इस बार यहाँ पे रहेगा, और O के साथ क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, और इस केस में भी तुम्हारा क्या निकल गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। फिर अगले केस में H हो जाएगा OCOCH3, देख सकते हो बहुत मुश्किल नहीं है। फिर अगले केस में HOCOCH3, ठीक है ना, तो देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, और फिर CH2O COCH3, और हर केस में तुम्हारा एसिटिक एसिड बनेगा। देखो तो इस केस में भी बनेगा एसिटिक एसिड, CH3 C डबल OH,
CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। और इस केस में भी बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OOH। तो 5 मोल एसिटिक एसिड बन चुका है, देख सकते हो। और सभी जगह इसको पेंटा एसीटेट बोलते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा ग्लूकोज था, और जब ये रिएक्शन किया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना दिया, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और 5 मोल एसिटिक एसिड, 5 मोल एसिटिक एसिड। तो देख सकते हो बहुत ही आसान बात है, देखो हर जगह से मैंने जैसे बोला था वैसे हर जगह से बॉन्ड टूट गया है, यहाँ से भी टूट गया, 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 और 5 H निकल गया। और सबके जगह पे हाँ एसिटिक एनहाइड्राइड 5 मोल है, तो यहाँ पे हम किए हैं, देख लो ये 5 बार हम लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसको मैं लिख दे रहा हूँ लैंग्वेज को, ठीक है। इस घटना को एसिटाइलेशन बोलते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ये रिएक्शन का नाम हो गया, ठीक है। चलिए, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा रहे हैं, गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, विच कन्फर्म द, विच कन्फर्म द, इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रेजेंस ऑफ, which confirm the presence of 5 OH groups, 5 OH groups, 5 OH ग्रुप का रहना ये प्रूफ कर रहा है। Since it exists as a stable compound, since it exists as a stable compound, ये स्टेबल कंपाउंड की तरह रहता है, ठीक है। और इसीलिए 5 OH ग्रुप को अलग अलग कार्बन पे होना चाहिए। स्टेबल कंपाउंड 5 OH ग्रुप्स, 5 OH ग्रुप्स should be attached, should be attached to different carbon atoms, different carbon atoms। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये स्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए 5 OH जो है वो 5 कार्बन पे है, ऐसा नहीं है कि एक ही कार्बन पे 5 आ गए हैं, ठीक है ना। तो इस सब बात को आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये था आपका ग्लूकोज का सारा रिएक्शन, हम जो बता दिया आप लोगों को सारा। एक सेलुलोज का स्ट्रक्चर आप लोग का छूट गया है, वही बताना है, तो उसको भी अभी हम बता देते हैं, अगले पेज पे सीख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज, स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। देखो जी, सेलुलोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें कि एक का C1 लेंगे ग्लूकोज का और एक का C4 लेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो इसके बारे में लिख सकते हो कि सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ, सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, इट इज ए पॉलीसैकेराइड,
इट इज ए पॉलीसैकेराइड, ये एक पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। और ये प्लांट्स में भी रहता है और बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में भी रहता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका हम स्ट्रक्चर जरा आप लोग को बना दे, बीटा डी ग्लूकोज कह रहे हैं, तो बीटा डी ग्लूकोज के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ध्यान से देखना सब। बीटा डी ग्लूकोज, तो यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, H रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, H रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा, H रहेगा, और यहाँ पे तुम्हारा फिर HOH रहेगा, ठीक है। नहीं तो एक काम करते हैं, इस कोने से पकड़ते हैं, क्योंकि ये कोना पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर बन नहीं पाता है, तो यहाँ से हम लोग पकड़ते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। देखो जी, OH, और यहाँ पे रहेगा तुम्हारा HOH, यहाँ पे OH, यहाँ पे HOH, देखिएगा ठीकिएगा ठीक से। अब देखिए यहाँ पे OH, और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अजीब टाइप का होता है, यहाँ पे HOH, यहाँ पे OHH। देखिए ये बीटा डी ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है ना, बीटा डी ग्लूकोज। फिर आपका एक बीटा डी ग्लूकोज ले लेंगे, ठीक है, OH, और यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे सॉरी CH2OH ना होता है जी, यहाँ पे CH2OH होता है। फिर यहाँ पे क्या रहेगा, HOH रहेगा, और यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे OHH। तो भीतर वाले से हमको कोई मतलब नहीं, हम लोग को किनारे से मतलब होता है। देखिए फिर यहाँ पे ले लेंगे HOH, ओ सॉरी OHH। बीटा डी बनाना है, दिमाग स्थिर रख के बनाइएगा, OH ऊपर रखना होगा। फिर यहाँ पे HOH, यहाँ पे CH2OHH। तो अब लास्ट हम बनाने जा रहे हैं नीचे, इसी तरह से तुम देख रहे हो कि सीढ़ी की तरह बन गया है, ठीक है ना, ये लगातार सीढ़ी की तरह ही बनेगा, ठीक है, और ये इसी तरह से काम चलते रहेगा। यहाँ पे CH2OH रहेगा, यहाँ पे HOH, यहाँ पे OHH। तो देख सकते हो कि इस तरह से तुम्हारा ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, OH और H लेकर के H2O बना दो, यहाँ पे OH लेके H2O बना दो, यहाँ पे OH लेके H2O बना दो, ठीक है। OH लेके H2O बना दो। तो यही प्रोसेस करना होता है, बीटा डी ग्लूकोज ले लेंगे, और OH लेके H2O बना दो। तो लगातार ये चलते रहेगा प्रोसेस, इसका OH चला जाएगा फिर से वापस बाहर, इसका OH चला जाएगा बाहर, तो इसी को मिलाओगे ना तो एक पॉलीमर बनेगा, और इसी को सेलुलोज कहेंगे। चलो अगले पेज पे बता देते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए जी, तो हम लोग बना देते हैं यहाँ पे सेलुलोज का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेंगे ऊपर, और ऊपर ये खाली छोड़ देंगे, इधर H, इधर H रहेगा, इधर O रहेगा, और ये बॉन्ड नीचे गिर जाएगा। इसी तरीके से तुम्हारा स्टेपिंग बढ़ेगा आगे। फिर यहाँ पे H रहेगा, O रहेगा, फिर यहाँ पे ऐसे निकलेगा,
तो ब्रांचिंग जो चल रहा था वैसे ही ये ब्रांचिंग चलते रहेगा, और यहाँ पे फिर H रहेगा, O रहेगा। तो तुम देख सकते हो कि ये बिल्कुल ही आसानी से बन सकता है। ठीक है, H रहेगा, O रहेगा, फिर यहाँ पे O रहेगा। तो इस तरह से अब हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास नीचे जाने का जगह नहीं है। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि ये मेरा बीटा डी ग्लूकोज बन गया, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर बन गया। यही है तुम्हारा सेलुलोज, जो बीटा डी ग्लूकोज के मिलने से बना है। यहाँ पे CH2OH है, H है, यहाँ पे तुम्हारा CH2OH है, H है, यहाँ पे CH2OH रहेगा, H रहेगा, CH2OH रहेगा, H रहेगा, और N मोल वाटर निकला है। यहाँ पे CH2OH रहेगा, H रहेगा, यहाँ पे भी CH2OH रहेगा, H रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ H रहेगा, यहाँ H रहेगा, यहाँ OH रहेगा, यहाँ पे H OH OH H। ठीक है, यहाँ पे H OH, यहाँ पे OH H, H OH OH H। तो इस तरह से देख सकते हो, और बहुत आसानी से बना सकते हो। यह OH H H OH OH H। तो ये मेरा सेलुलोज बन गया। कोई किसी को दिक्कत है तो बताओ। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च होता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज का ही होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर हम लोग को नहीं बनाना है। ठीक है, और ये माइलोपेक्टिन की तरह ही ज्यादातर होता है, और उसमें और ज्यादा ब्रांचिंग मिल जाता है, और मसल और ब्रेन में पाया जाता है। तो चलो ग्लाइकोजन के बारे में भी लिखवा ही देते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी मीटिंग समाप्त होने वाला है, मीटिंग के बाद जैसे जुड़ेंगे तो लिखवा देंगे आपको। ग्लाइकोजन भी एकदम सिंपल सा है, एनिमल स्टार्च उसको बोलते हैं। खुद ही रिकॉर्डिंग अलाउ करना ही भूल गए, चलिए कोई नहीं, समझा देते हैं पूरा एक बार। देखो जी, ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च को कहा जाता है, और ग्लाइकोजन भी एक तरह का पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ग्लाइकोजन इज ए पॉलीसैकेराइड, इसका मतलब ग्लाइकोजन भी एक पॉलीमर है। ठीक है, और इसको एनिमल स्टार्च कहा जाता है, तो मतलब स्टार्च का ही एक फॉर्म हो गया, और चूंकि एनिमल्स में पाया जाता है इसीलिए एनिमल स्टार्च कहा जाता है। तो ये भी तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर होगा, और ये एनिमल्स में स्टोर रहता है। ठीक है ना, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो एनिमल्स में स्टोर रहता है, एनिमल के बॉडी में स्टोर रहता है, उसको ग्लाइकोजन कहा जाता है। और इसको हम लोग एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल स्टार्च जैसा होता है, और स्टार्च में हम बताए थे कि दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक एमाइलोज स्ट्रक्चर और एक एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम बताए हैं कि इसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन की तरह होता है। ठीक है, तो एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर होने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि जस्ट लाइक ये स्टार्च की तरह है, और उससे भी ज़्यादा इसमें ब्रांचिंग होती है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो लीवर में रहता है, मसल में रहता है, ब्रेन में रहता है। जब भी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो एंजाइम हमारे शरीर में पाया जाता है। एंजाइम क्या होता है जी, तो एंजाइम बायोकेमिकल कैटलिस्ट होता है, जो हमारे शरीर में होने वाले सारे रिएक्शंस को ये फास्ट करता है और तेजी से कंप्लीट करने में मदद करता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने का काम एंजाइम करता है, जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, और वो बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस जितने भी होते हैं सबको फंक्शन में लाता है, सबको तेजी से करवाता है। तो वही एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। और ग्लाइकोजन जो है ईस्ट और फंगाई में भी मिलता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ग्लाइकोजन जो है वो ईस्ट और फंगाई में भी होता है। तो पूछा जा सकता है कि इसको एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं, तो इसको हम लोग एनिमल स्टार्च इसलिए कहते हैं
क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है बिल्कुल एकदम एमाइलोपेक्टिन की तरह होता है, और एमाइलोपेक्टिन से थोड़ा ज़्यादा ही ब्रांचिंग होता है इसमें। तो ब्रांच की वजह से ही इसको हम लोग ये बोलते हैं, इसको बोल देते हैं कि ये एनिमल स्टार्च है, और एमाइलोपेक्टिन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है ना। और ये आपका समाप्त हो जाएगा, इसके बाद आपको प्रोटीन पढ़ाएंगे कल से। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या कुछ पॉइंट बाकी रह गया होगा, जैसे रिड्यूसिंग शुगर वगैरह बाकी है। रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कल बता देंगे, नॉन शुगर ये सभी बता देंगे, और कल प्रोटीन भी पढ़ाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए काफी जरूरी है, हमारे बॉडी के लिए, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल, कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल फॉर लाइफ, इसेंशियल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए इसेंशियल है इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही ये जरूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए काफी जरूरी है। ये हमारे फूड का मेजर पोर्शन होता है। दे फॉर्म ए मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड, मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड, तो हमारे लिए काफी जरूरी है, ठीक है ना। और बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा एक बार। हनी को बहुत लंबे समय तक एनर्जी का एक सोर्स माना गया। वेद जो हम लोग के हमारे जो वेद पुराण होते हैं उनमें आयुर्वेदिक सिस्टम में इसको हनी को मेडिसिन की तरह माना गया है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह माना जाता है, स्टार्च के फॉर्म में रहता है प्लांट्स में, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है एनिमल्स में। तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैसे वो रहता है नेचर में। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर used as a storage molecule, used as a storage molecule as a starch, जैसे कि आलू में होता है molecule as a starch in plants। तो प्लांट्स में ये स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट रहता है, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल्स में रहता है, एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। तो याद रखिएगा इस बात को कि कार्बोहाइड्रेट कैसे कैसे पाया जाता है। जानवर में ये पाया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, प्लांट्स में ये पाया जाता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है और प्लांट जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। हम लोग फर्नीचर वगैरह बनाते हैं वो सब सेलुलोज का बना होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये सब बात कि काफ़ी हमारे लाइफ में कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल है। कार्बोहाइड्रेट के बिना लाइफ का कल्पना करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है ना। तो हर जगह हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, भोजन में प्रेजेंट है, पौधों में प्रेजेंट है, इसके बाद से एनिमल्स में प्रेजेंट है, और फर्नीचर वगैरह बना रहे हैं उसमें भी सेलुलोज का काम होता है, लकड़ियों में सेलुलोज होता है। तो ये सब क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। तो हमारे जीवन में कार्बोहाइड्रेट का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। और बाकी अब आगे आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा, कल प्रोटीन पढ़ाएंगे, और एक रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर।